राज्यसभा टीवी का ये बेहद ख़ास प्रोग्राम है गुफ्तगू, और गुफ्तगू में हमारे साथ हैं आज संजीव सराफ, जो कि एक व्यवसायी हैं और रेख्ता के संस्थापक, संयोजक और संचालक हैं। बातों का सिलसिला संजीव सराफ के साथ शुरू करें उससे पहले नज़र डालेंगे संजीव सराफ की ज़िंदगी के बारे में और रेख्ता के बारे में जानेंगे। संजीव सराफ पेशे से एक व्यवसायी संजीव सराफ को बचपन से ही शेर व शायरी का ऐसा शौक रहा कि उन्होंने कामकाज से फुर्सत निकालकर उर्दू जबान के चाहने वालों को दिया एक ऐसा नायाब तोहफा जिसे रेख्ता नाम से शोहरत हासिल है। नागपुर में पैदा हुए संजीव सराफ ने IIT खड़गपुर से इंजीनियरिंग की और पिता के व्यवसाय से जुड़े। आगे चलकर उन्होंने अपना खुद का व्यवसाय सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचाया। उर्दू अदब और जबान से उनके इश्क को आज एक ऐसी राह मिली है जिस पर उनके हमराह हैं भारतीय उपमहाद्वीप के सभी बड़े शायर और उर्दू प्रेमी। सर चढ़ के बोलता है उर्दू ज़बां का जादू, सर चढ़ के बोलता है उर्दू ज़बां का जादू, हिंदुस्तान की मिट्टी के आसमां का जादू, हिंदुस्तान का जादू, सारे जहां का जादू। एक ऐसा इश्क है उर्दू ज़बां का, मज़ाक घुलता है लफ्ज़ों का ज़बां पर कि जैसे पान में महंगा क़िमाम घुलता है। अच्छा, उर्दू का क्या चक्कर है? वैसे आप सब जो बैठे हैं आप सब उर्दू जानते हैं या आपको मालूम नहीं है, मगर आप सब जानते हैं। होता यह है कि जब तक आपकी समझ में आ रही है उर्दू तब तक आप उसे हिंदी कहते हैं, जब समझना बंद होता है तब कहते हैं उर्दू है। जश्न रेख्ता नाम के वार्षिक आयोजन में हर साल इकट्ठा होने वाले उर्दू प्रेमियों को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि बरसों से खाली पड़ी इस जमीन पर हलचलों का एक नया सिलसिला शुरू हुआ है। कूचे में दिलबरों के हंगामा, आशिकों का माशूक की निगाह के तीरों कमा का जादू। इनफैक्ट कई बार जो मंटो को पढ़ते हैं तो लगता है सही में इतने साल पुरानी बात है। इवन लेटर्स टू अंकल सैम, जिसके अब चचा जान की जो खत उन्होंने लिखे अमेरिका को, वो आज भी ऐसे लगता है वो जिन मसलों पे बात कर रहे थे, इराक पे बम, और वो कहते मुझे बस एक छोटा सा बम दे दीजिए। मैं आगे नहीं बताऊंगी वो क्यों मांगना चाहते थे। उर्दू शायरी पढ़ने की ख्वाहिश बढ़ी, मगर इसे यकजा शक्ल में और दुरुस्त मतन के साथ हासिल करना दुश्वार लगा। फिर सोचा कि मेरे जैसे लाखों लोग इसी दुश्वारी से गुजर रहे होंगे। इसी उधेड़बुन में उर्दू शायरी की वेबसाइट शुरू करने का ख्याल आया, जिसमें उर्दू के अलावा देवनागरी और रोमन स्क्रिप्ट में भी उर्दू शायरी पेश की जाए। रफ्ता रफ्ता इस ख्वाब ने रेख्ता.org के नाम से ताबीर पाई, जिसे 11 जनवरी 2013 को सारी उर्दू दुनिया की नज़र कर दिया। रेख्ता.org आज देश का अकेला ऑनलाइन पोर्टल है जो उर्दू शायरों और शायरी के बारे में जरूरी जानकारी मुहैया कराता है। यहाँ मौजूद हजारों दुर्लभ किताबों के डिजिटल वर्जन्स घर बैठे उर्दू प्रेमियों तक आसानी से और मुफ्त उपलब्ध हैं। रोमन, देवनागरी और फारसी रस्मुल खत में संजोया गया ये ऑनलाइन कंटेंट पाठकों के लिए इसलिए भी आकर्षण का केंद्र है कि इसमें इनबिल्ट डिक्शनरी इतनी यूजर फ्रेंडली है कि कठिन शब्दों पर कर्सर रखते ही उनके अर्थ वहीं के वहीं उपलब्ध हो जाते हैं। संजीव सराफ की लगन और उर्दू से उनकी मोहब्बत का नतीजा ही है कि आज रेख्ता फाउंडेशन के साथ सैकड़ों युवा प्रोफेशनल उर्दू को लोकप्रिय बनाने में दिन रात जुटे रहते हैं। जोड़े रफूगरी से खोले तमाम गिरहे जज्बों की सादगी से। रेख्ता फाउंडेशन नाम से ये नॉन प्रॉफिट वेंचर चलाते हुए संजीव सराफ खुद उर्दू पढ़ना और लिखना सीख चुके हैं, जो उर्दू का शौक रखने वालों के लिए खासी प्रेरणा का विषय है। हिंदुस्तान का जादू
सारे जहां का जादू, हिंदुस्तां का जादू, उर्दू ज़बां का जादू, हिंदुस्तां का जादू, सारे जहां का जादू। बहुत बहुत स्वागत है संजीव सराफ जी प्रोग्राम में। धन्यवाद, शुक्रिया। हमको बताइए कि ये जो रेख्ता का जो विचार आपके मन में आया वो कब और कैसे आया, क्योंकि हम इतना जानते हैं कि इन थोड़े से ही बरसों में ऐसा लगता है कि रेख्ता की कोई बहुत ज़रूरत थी जिसको लोगों ने हाथों हाथ लिया और ये एक लगातार विकसित होने वाला एक काम है आपकी तरफ से। अब तकरीबन 5 साल पहले मैंने ये तय किया कि मुझे उर्दू रस्मुल ख़त सीखना है। मैं शायरी से मुझे लगाव रहा है हमेशा, और फिर जब उस वक्त इंटरनेट पे तलाश की हमने शायरी कलाम, तो एक खला महसूस हुई कि ये बड़ी दर्दनाक बात थी कि इंटरनेट पे कोई ऐसी अच्छी वेबसाइट नहीं थी, रिसोर्स नहीं था जिसमें सारा कलाम जो है वो मौजूद हो, सर्चेबल हो, मुकम्मल तौर पे हो या मौतबर मतन के साथ हो। तो ये जहन में आया कि मुझ जैसे लाखों करोड़ों लोग होंगे दुनिया भर में जो उर्दू शायरी के नज़दीक आना चाहते हैं लेकिन पहुंच नहीं पाते हैं, एक्सेसिबिलिटी नहीं है बिल्कुल। तो एक बहुत छोटे स्केल पे हमने ये डिसाइड किया कि हम अच्छा कलाम, मुंतखब कलाम लेके उसे इंटरनेट पे पेश करें और 3 रस्मुल ख़त में पेश करें। जो उर्दू में पढ़ना चाहे उर्दू में पढ़े, जो देवनागरी में पढ़ना चाहे देवनागरी में पढ़े, या फिर रोमन में पढ़ ले। तो बहुत बड़ी तादाद में लोग हैं जो रस्मुल ख़त से वाकिफ़ नहीं। और ये हमने बहुत छोटे पैमाने पे शुरू किया और उसको लॉन्च किया 2013 में, जनवरी 2013 में हमारा इसका इफ्तिताही फंक्शन हुआ था। और बहुत ही कम अरसे में ये महसूस हुआ हमें कि ये बहुत वाकई में बहुत गहरी प्यास थी लोगों की, और जो रिस्पांस मिला हमें और जो सजेशंस मिले, जो रिस्पांस मिला, उसको देखते हुए ये तो एक के बाद एक इसमें प्रोजेक्ट्स जुड़ते गए, मंसूबे जुड़ते गए और ये बढ़ता चला गया। और हमें ख़ुद को ये अंदाज़ा नहीं था कि ये इस स्केल तक पहुंच जाए और आगे कहाँ जाएगा इसका भी हमें अंदाज़ा नहीं। तो अभी तो लगता है कि सफ़र की शुरुआत हुई है और दुनिया भर से लोगों ने इसको सराहा है, इससे इस्तिफ़ादा करते हैं और एक्सेस करते हैं और सजेशंस देते हैं। तो ये सफ़र अभी शुरू हुआ है हमारे नज़दीक। आपने कहा कि जब ये आपके जहन में बात आई कि उर्दू को लेकर कोई वेबसाइट क्यों नहीं है, एक तलाश शुरू हुई और आपको मिला नहीं वो सब कुछ। ये आपके हिसाब से किसकी ज़िम्मेदारी थी कि वो सब कुछ आपको मिल जाता? किसने कहाँ पर कोई कमी छोड़ी जिस वजह से आपको 2013 में या जैसे ही आपकी तलाश शुरू हुई उस तलाश को कोई मंजिल नहीं मिली? तो आज़ादी के करीब 70 साल गुज़र चुके थे और उससे पहले भी कोई उर्दू आज की कहानी नहीं है। तो ये सब कुछ को मिलाकर एक ऑर्गेनाइज्ड प्लेटफॉर्म ऑफ़र करना, ये किसका काम था आपके हिसाब से जिसने नहीं किया? साहब, मैं इस बारे में तो इतना ही कहूँगा कि आज के ज़माने में इंटरनेट पे चीज़ें जो हैं वो लोग अपने पैशन की वजह से करते हैं, और इसमें जो हमें फ़ायदा था कि हम एक प्राइवेट बॉडी थे और इसमें हम डिसीजन बहुत जल्दी ले सकते थे। कुछ तब्दीली करनी है, कुछ रिसोर्सेज डिप्लॉय करने हैं, जो जहन में आया वो कर दिया। कोई कमेटी बिठाने की ज़रूरत नहीं थी हमें, कोई अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं थी, कोई सैंक्शन बजट वगैरह का मामला नहीं था। जो जहन में आया उसको एक्सपेरिमेंट किया, कुछ चीज़ें कामयाब रहीं, कुछ नहीं रहीं। तो ये तो काम मेरे ख्याल से जो पैशन जिनका है, जिनको उर्दू से लगाव है, उन्हीं का काम था। और मुझे हैरत होती है कि ये किसी ने अब तक किया नहीं था।
दुनिया भर में किसी ने, खैर ज़बान तो हमारी बरसगीर की ज़बान है सिर्फ, तो हिंदुस्तान पाकिस्तान में जो लोग हैं उन्हीं की ज़बान है, तो ना पाकिस्तान में ये काम हुआ था ना हिंदुस्तान में हुआ था। इस ऑर्गेनाइज्ड इंडिविजुअल लोग कर रहे थे अपने अपने तौर पे, बहुत लोग कर रहे थे, लेकिन एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में एक साइंटिफिक तरीके से सॉफ्टवेयर ठीक से डिप्लॉय करके किसी ने किया नहीं था। तो ये एक खला थी, एक वैक्यूम था। ये हमारी खुशकिस्मती थी कि हमारे जहन में आया और हमने इसमें कदम बढ़ाए। तो किसी संस्था का या किसी इस तरह का काम करना मेरे हिसाब से तो इंडिविजुअल पैशन से ही होते हैं काम। आज विकीपीडिया देख लीजिए, विकीपीडिया किसी सरकार का नहीं है, किसी संस्था का नहीं है, किसी ऑर्गेनाइजेशन का नहीं है, वो तो एक ग्रुप ऑफ लोगों ने मिल के उसे क्रिएट किया और सबसे बड़ा रिसोर्स हो गया दुनिया में। तो इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी ऑर्गेनाइजेशन या किसी गवर्नमेंट या किसी इंस्टीट्यूशन के को ब्लेम करना वो मुनासिब नहीं रहता। अब यहाँ हम आपसे अगर ये जान लें तो दूसरे फील्ड्स में जो लोग बिज़नेस वगैरह में लगे हैं और थोड़ा कुछ सोशल काम में लगना चाहते हैं, उनके लिए वो एक हिम्मत बढ़ाने वाली बात होगी कि जब आपने इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के बारे में सोचा तो कैसे उसको स्टेप वाइज ऑर्गेनाइज़ किया और उस ड्रीम को आखिरकार बहुत थोड़े से टाइम में एक इतना बड़ा एंटरप्राइज ना कहें तो भी एक इवेंट की तरह। तो सबसे ज़रूरी है पैशन। जो भी शख्स है जिस भी इलाके में काम करना चाहता हो उसके लिए उसका पैशन होना ज़रूरी है और ख़ुद को उसमें गर्क करना ज़रूरी है। बाहर बैठ के सिर्फ पैसे दे देने से वो काम इतना इस स्केल पे और इस स्पीड से होना मुश्किल है। तो मेरी खुशकिस्मत ये थी कि मेरा इसमें पैशन था और मुझे ऐसा इलाका मिला जिसमें खला थी और छोटी सी टीम से शुरू किया हमने, 2 लोग 3 लोग, और लोग जुड़ते चले गए। जैसे ज़रूरत महसूस हुई हमें, हम लोगों को जोड़ते चले गए और अब इस स्केल पर पहुँचा है। एंड इसमें पैशन सबसे ज़रूरी है। पैसा सबके पास होता है, जो व्यवसायी लोग हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, रिसोर्सेज रिक्वायर्ड, ज़रूरत है उसकी, बट वो मिल जाता है। थोड़ी बहुत टेक्नोलॉजी की अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है, या ऐसे लोग चाहिए जो टेक्नोलॉजी समझते हो। और आखिर में ज़रूरत है कि उसको मैनेजमेंट एबिलिटी होनी चाहिए कि अलग अलग चीज़ों को जोड़ के उसको हार्नेस करके एक पर्टिकुलर दिशा में उसको चलाए। तो मुश्किल काम नहीं है, लेकिन पैशन और वक्त। मैंने तो अपनी ज़िंदगी 5 साल पहले अपने काम काज व्यवसाय से हटा ली पूरी 100%, 100 नहीं 99%, और इसमें मैं लगा हूँ। और तभी जाके मेरे नज़दीक ये हुआ है, बिकॉज पूरी टीम को वो पैशन देख के वो भी एक इंस्पिरेशन होता है, सब मिल के काम करते हैं। तो वो मेरे केस में तो मेरे ख्याल से पैशन हैज़ बीन द मोस्ट पोटेंट फोर्स जिसकी वजह से हम यहाँ पहुँचे। जो पहला आयोजन था उसमें कौन सी ऐसी कमियां रह गई थीं जिनको आपने सीख कर दूसरे या तीसरे में फिर ठीक किया? तो हर इवेंट से हम सीखते हैं। हमारा तो खैर इवेंट में आने का इरादा था नहीं, जब हमने शुरू किया हमें अंदाज़ा भी नहीं था, लेकिन फिर ये महसूस हुआ कि वेबसाइट जो है वो फिर भी 2 डायमेंशनल है, एक्सपीरियंशियल नहीं है। तो एक छोटे पैमाने पे हमने इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया था जश्न-ए-रेख्ता के नाम से, और उससे हमारी कोशिश ये थी कि उर्दू एक वाहिद हमारे मुल्क की ज़बान है जो अपने आप को इतने अलग अलग जॉनर्स में लेंड करती है अपने आप, चाहे वो गज़ल सराई हो, चाहे दास्तान गोई हो, चाहे मुशायरा हो, चाहे बैतबाजी हो, चाहे कवाली में उर्दू का भरपूर इस्तेमाल होता है, सूफ़ी सिंगिंग में उर्दू का भरपूर इस्तेमाल होता है, ड्रामा, प्लेज, फिल्म्स, इतने सारे आर्ट फॉर्म्स में ये ज़बान फाउंडेशन है उसका। तो उसका लोगों को एक एक्सपीरियंस दिलाना, 3 डायमेंशनल एक्सपीरियंस, पार्टिसिपेशन का एक्सपीरियंस, वो हमारा मकसद था। उसमें हमारा अंदाज़ा ये था कि 2-2.5 हज़ार लोग आएंगे
बिकॉज ज़रा भी हमें इसका इल्म नहीं था कि इतनी प्यास है, लेकिन उसमें 18,000 लोग आ गए, तो हमें बिल्कुल हैरत हुई। फिर अगले साल हमने देखा कि ये वेन्यू हमें बहुत छोटा पड़ेगा, तो फिर IGNC में किया। 2 साल से IGNC में कर रहे हैं, लेकिन अब ये लग रहा है हमें कि IGNC भी छोटा पड़ेगा, तो हमें उससे भी बड़ी जगह तलाश है। उसमें भी सरकार का तावन ज़रूरी है, बिकॉज सारी जगह सरकार के पास ही है, इतनी बड़ी जगह। तो हर इवेंट से हम सीखते हैं, प्रोडक्शन इम्प्रूव करते हैं, कंटेंट इम्प्रूव करते हैं। पहले टाइम पे सिर्फ 2 इवेंट एक साथ चलते थे, पिछले साल 3 हुए, इस साल 4 पैरेलल इवेंट्स कर रहे हैं। तो कैसे मैनेज करना इस पूरे बिकॉज ये शादी से कहीं ज़्यादा, बेटी की शादी से कहीं ज़्यादा मेहनत का काम और डिटेल का काम है ये। तो हर इवेंट हमें कुछ ना कुछ सिखाता है और उसको हम नेक्स्ट इवेंट में इम्प्रूव करते हैं। अगर सिर्फ जश्न रेख्ता की बात करें तो उसमें होने वाला जो खर्च है वो सिर्फ रेख्ता फाउंडेशन ही उठाता है, या कैसे उसका जो फाइनेंशियल इसका फाइनेंशियल तो अभी तक तो जो रहा है मॉडल, हम कुछ रेख्ता फाउंडेशन उठाता है और कुछ हम जो हमारे दोस्त हैं, एसोसिएट्स हैं, उन सबको हम कांटेक्ट करते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि कंट्रीब्यूट करें। कुछ स्पॉन्सरशिप्स मिल जाती हैं, तो इस तरह से मिला के हम लोग इसकी सामग्री इकट्ठा करते हैं। एक ही हवन की तरह है जिसमें सामग्री बहुत पड़ती है, तो ऊपर वाले का मेहर है कि वो हमारे दोस्त यार एसोसिएट सब मिल के इसको पूरा कर देते हैं। रेख्ता फाउंडेशन जश्न रेख्ता करता है, इसके अलावा और क्या करता है? वेबसाइट तो खैर हमारा बुनियादी काम है। वेबसाइट तक पहुंचने का पता क्या है? rekhta.org। और वहाँ पर हमारे यूज़र को क्या क्या आप ऑफ़र करते हैं? रेख्ता वेबसाइट में उर्दू शायरी का मेरे ख्याल से दुनिया में सबसे बड़ा ज़ख़ीरा है। हमारे यहाँ तकरीबन 2,500 शुरा का कलाम मौजूद है। मुंतखब कलाम है, मुकम्मल कलाम तो सिर्फ गालिब और मीर का है। तो मुंतखब कलाम 2,500 शुरा का है। उनकी प्रोफाइल्स हैं कि उनके बारे में मुख्तसर सी जानकारी वहाँ पर अवेलेबल है। जो कलाम है उसमें आप 3 रस्मुल ख़त में पढ़ सकते हैं उसे, उर्दू, देवनागरी हिंदी में और इंग्लिश में, रोमन में। और जब पढ़ते वक्त अगर वो कलाम गाया गया है तो उसका यूट्यूब से कनेक्ट करके आप उसको सुन भी सकते हैं, या अगर शायर ने ख़ुद ने रिसाइट किया हो और वो हमारे पास मौजूद है तो शायर की आवाज़ में आप उसे सुन सकते हैं। अगर आपको कोई लफ्ज़ के मानी समझने मुश्किल जा रही है तो उस लफ्ज़ पे क्लिक कीजिए तो उसके मानी भी वहीं के वहीं आ जाते हैं, ताकि आपको किसी से फ़ोन करके पूछने की या किसी डिक्शनरी को कंसल्ट करने की ज़रूरत ना पड़े। इसके अलावा वेबसाइट पे हमारे यहाँ अशार हैं, टॉपिक वाइज मौजू के एतबार से अशार दिए गए हैं। नज़में हैं, 4-4.5 हज़ार नज़में हैं। 25,000 से ज़ायद ई बुक्स हैं, जो हर महीने करीब 1,000 नई ई बुक्स मतलब ऐड हो रही हैं इसमें। और रिसोर्सेज हैं, डिक्शनरी एक है। अरूज़ पे हमने अरूज़ सिखाने के लिए लोगों को वो काम शुरू किया है। rekhta.org पे ऐसे स्पेशल सेक्शंस हैं जिसमें पूरी की पूरी मिरियात मुहैया है। किसी भी शायर के पेज पे जाए तो उसके मुतालिक उसका कलाम जो है, गज़लें हैं, नज़में हैं, उनकी ई बुक्स उनके बारे में या उनकी लिखी गई ई बुक्स हैं, वो मौजूद हैं। उनके ऑडियो वीडियो जो भी अवेलेबल हैं वो उस पर अवेलेबल हैं। तो इस तरह से सर्च बहुत कन्वीनियंट है। आज आप अगर इंटरनेट पे भी कुछ भी सर्च करें, कोई मिसरा आपको याद है, सपोज़ पार्ट मिसरा याद है और बाकी का आपको भूल गए हैं या जहन में नहीं आ रहा है, तो मिसरा टाइप करेंगे तो 95% रेख्ता आपको मिलेगा वहाँ पे। तो ये बहुत लोग इससे इस्तेफ़ादा कर रहे हैं। और आज के दिन अमेरिका में भी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं साउथ एशियन स्टडीज़ की, जहाँ हिंदी उर्दू साथ में पढ़ाई जाती है, वहाँ भी ये एक एडिशनल रिसोर्स के तौर पे लोग यूज़ करते हैं। तो साइट
जो है उसका इस्तेमाल स्कॉलर्स भी कर रहे हैं, जिसको आम आदमी जो है जिसे कर्सरी इसमें इंटरेस्ट है वो उसके लिए भी फ़ायदेमंद है। इसके अलावा हमने रेख्ता फाउंडेशन के तहत एक और वेबसाइट लॉन्च की है आमोजिश के नाम से। उसमें उर्दू रस्मुल ख़त सीखना बहुत आसान मॉडर्न तरीके से वो पॉसिबल है। और अभी हमने लॉन्च की थी जश्न रेख्ता में, और 2 महीने में 4000 लोगों ने इस पर रजिस्टर किया है और इससे सीख रहे हैं उर्दू। तो अपने वक्त में, अपने टाइम से, अपने कन्वीनियंस से आप सीख सकते हैं। किसी क्लास में जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई वक्त की पाबंदी नहीं है। जिस रफ्तार से आप सीखना चाहते हैं उस रफ्तार से सीखिए। और उसमें मतलब मेरा ये दावा है कि अगर कोई इसमें लग के करे तो 2 महीने में आराम से उर्दू पढ़ना सीख सकता है आदमी। तो ये एक बुनियादी काम हम कर रहे हैं। इसके अलावा छोटे तौर पे तकरीबें हम करते रहते हैं। एक दिल्ली से बाहर भी ले जाने का हमारा मंसूबा है। चंडीगढ़ में एक छोटा प्रोग्राम हमने किया था जो बहुत कामयाब और बहुत पसंद किया गया। वो किस उन्वान से वो था? रंग रेख्ता के नाम से। तो चंडीगढ़ में वो किताब, हमारा इरादा है कि जो कम से कम जो सेंटर्स हैं जहाँ पे उर्दू के शौकीन हैं, आज लखनऊ, भोपाल, हैदराबाद, पटना, बेंगलोर, मुंबई, पुणे, चंडीगढ़ तो हुआ ही था, जयपुर, श्रीनगर, इस तरह के जो इलाके हैं जहाँ पर उर्दू के शौकीन हैं, वहाँ पर रेख्ता का कुछ न कुछ किया जाए रेगुलरली, ताकि वहाँ के भी लोगों को एक एक्सपीरियंशियल फॉर्मेट मिले। तो एक ये इरादा है। और उसके अलावा मुल्क के बाहर भी आज हमारे जो बरसगीर के जो एक्सपेट्रिएट्स हैं वो बहुत बड़ी तादाद में कई जगह मौजूद हैं। मिडल ईस्ट में तो ज़ाहिर है, लंदन में, सिंगापुर में, अमेरिका में। तो वहाँ पर भी 1-2 साल के बाद हमारी कोशिश रहेगी कि वहाँ के लोगों को भी ये एक्सपीरियंस हो। ये जो नफ़े नुकसान की जो दुनिया है, और उसमें भी ख़ास तौर पर एक बिज़नेसमैन जो कि आप हैं, अगर आपसे पूछें या कोई हमारे बिहाफ पर देखने वाला पूछना चाहे कि आखिर ये सबसे आपको मिलता क्या है, इससे आपको क्या फ़ायदा है? सब एक लफ्ज़ का जवाब है, सुकून। मैंने 30 साल बिज़नेस किया। उस 30 साल में मुझे इतना सुकून नहीं मिला जितना पिछले 4 साल में मिला। एक सेंस ऑफ फुलफिलमेंट, एक सेंस ऑफ क्रिएशन, एक सेंस ऑफ अचीवमेंट खुद के लिए, अपने परिवार के लिए लोग, हर आदमी करता है, लेकिन इसमें जो लाखों करोड़ों लोग जुड़ रहे हैं इसमें, और एक गिविंग बैक कहना गलत रहेगा, लेकिन एक इतने लोगों के काम आना, इतने लोगों तक जो मेरे दिल की चीज़ है, जो सबके दिलों में है लेकिन वो एक्सेस नहीं कर पा रहे थे, उनको उसकी अवेलेबिलिटी प्रोवाइड करना, उसका जो सुकून है। और दुआएं, सुकून के साथ दुआएं हमें बहुत मिलती हैं। आई मीन इतनी खुशी होती है, यंग बच्चे हों या 80 साल के बुज़ुर्ग हों, उनकी जो दुआएं मिलती हैं, जो मोहब्बत मिलती है, वो पैसे से नहीं मिल सकती साहब। पैसा तो हर आदमी कमा लेता है, ऊपर वाले के देन है कि ठीक ठाक हमारा काम है, और बट ये सुकून है और जो खुशी है और जो जॉय ऑफ connecting to so many people, that is the ultimate. आप ये भी देखेंगे कि बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो सोचते, इरादा करते रहते हैं कि ज़िंदगी में ऐसा करूँगा, ये कर लूँगा तो फिर ये करूँगा, लेकिन उस रास्ते में कहीं इनिशिएट करने में कहीं कुछ हर्डल्स होते हैं। सबके अपने अलग अलग तरह के हर्डल्स होते होंगे। आपने तो इसको सोचा और शुरू कर दिया, और ये बहुत छोटी सी थोड़े से अरसे में आपने वो फुलफिलमेंट भी पाया, और उससे जो पूरा फीडबैक
एक प्रोग्रेसिवली एक बहुत ही अच्छा माहौल जैसे बन रहा है। तो जहाँ से शुरू किया था आपने अगर देखें, अब देखते हैं तो क्या लगता है कि ये बेकारी इस चक्कर में फंस गए, अब ये तो गले में अब एक फंदे की तरह हो गया, अब इसको करना ही करना है और ये करना है, इस तरह की फीलिंग, या फिर इसमें ज़रा भी नहीं, ज़रा भी नहीं। तो एक तरह से लगता है कि हम स्टेयरवे टू हेवन बना रहे हैं। वाकई में एक मिनट के लिए भी, एक सेकंड के लिए भी कभी ख्याल नहीं आया कि कहाँ फंस गए। हम तो इसमें डूबते चले जा रहे हैं बाय माई ओन डिसीजन। मेरा भी किसी का जोर नहीं है मुझ पे कि मैं करूं ये तो। और जो इससे मुझे खुशी मिल रही है वो इतना बड़ा मोटिवेशन है। सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है फुलफिलमेंट, और वो इतना मिल रहा है इसमें कि एक पल के लिए भी पिछले 4-5 सालों में कभी ये था कि और क्या कर सकते हैं इसमें, और कैसे इसको इनरिच कर सकते हैं, और क्या फीचर्स ऐड कर सकते हैं, और क्या कंटेंट ऐड कर सकते हैं। तो हमेशा के लिए एक रिसोर्स भी क्रिएट हो रहा है साथ साथ में। तो ऐसा कभी हुआ नहीं कि गले में फंदा और दलदल में फंस गए हम। तो हम उम्मीद करते हैं संजीव जी के ये जो सफ़र है वो और आगे इसी रफ्तार से बढ़ता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया संजीव सर्राफ, आपने हमारे लिए इतना वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे संजीव सर्राफ, जो कि एक व्यवसायी तो हैं ही, साथ ही साथ रेख्ता फाउंडेशन के संयोजक, आयोजक और संचालक हैं। जश्न रेख्ता नाम का ये सालाना जलसा जो कि दिल्ली में होता है, और इसके साथ साथ शहर के दूसरे हिस्सों से भी लोग वहाँ हाज़िर होते हैं। इसके अलावा देश के दूसरे हिस्सों में भी रेख्ता फाउंडेशन इस अभियान को आगे बढ़ाने की योजनाएं बना रहा है। संजीव सर्राफ के साथ हुई बातों के इस सिलसिले को यहीं विराम देते हैं। प्रोग्राम के इस एपिसोड के बारे में कुछ आप हमसे कहना चाहते हैं तो हमें लिखिएगा ज़रूर feedback.rstv@gmail.com पर। सादगी तो हमारी जरा देखिए, एतबार आपके वादे पर कर लिया। ओ सादगी तो हमारी जरा देखिए, एतबार आपके वादे पर कर लिया। सादगी तो हमारी जरा देखिए, एतबार आपके वादे पर कर लिया। बात तो सिर्फ एक रात की थी मगर, बात तो सिर्फ एक रात की थी मगर, इंतजार आपका उम्र भर कर लिया। बात तो सिर्फ एक रात की थी मगर, इंतजार आपका उम्र भर कर लिया। बात तो सिर्फ एक रात की थी मगर, इंतजार